सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ उदित छिब्बर और मैं आपका दोस्त। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा यूपीएससी सीएससी का क्या सिलेबस रहता है, और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सी बुक्स आपको रिकमेंड करनी चाहिए, किस टॉपिक के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए। तो आज की हमारी वीडियो उसी लिए है कि रिकमेंडेड बुक्स फॉर यूपीएससी सीएससी। तो जैसे हमने बात की थी, ये हमारे जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ये मेजर टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट साइंस एंड इकोलॉजी। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सिलेबस यूपीएससी का रहता है प्रीलिम्स का। अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। हालांकि मेंस में भी यही टॉपिक रहते हैं आपके, पर मेंस की स्ट्रेटेजी अलग रहती है, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स। तो रिकमेंडेड बुक्स हमारी, जैसे अब मैं टॉपिक वाइज चलूँ अगर एक एक पे, तो ये हमारी हिस्ट्री है। मैं आपको, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ हिस्ट्री का, कि हमारी हिस्ट्री क्या रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री हमारी दो टाइप से रहती हैं। फर्स्ट वन इज इंडियन हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरी जो अपनी नॉलेज है और मैं जितना जानता हूँ, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कोई बुक रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी में जो भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको सिर्फ वो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन दिया हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के क्या कारण थे, उसके बाद क्या हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी वे ऑफ थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो चुका था तो उसके बाद जितने रेवोल्यूशन हुए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कितने इंस्पायर्ड थे। जस्ट हमें एक वैसी थिंकिंग रखनी पड़ेगी अपनी। और सेकेंड वन इज क्रोनोलॉजी। हमें क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट वन कौन सा हुआ, उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड वन कहाँ हुआ, किसको इंडिपेंडेंस पहले मिली, अमेरिका को या फ्रेंच को, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके साथ लड़ी थी। सबसे मेजर टॉपिक क्रोनोलॉजी में आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो इसमें अलाइज जो थी, अलाइज पार्टीज, अलाइज का मतलब कि फॉर एग्जांपल ए और बी के अंदर कंपटीशन हुआ है। लेट अस सपोज वर्ल्ड वॉर हुआ है जो 1 ए और बी के बीच में हुआ है, तो ए के साथ कितनी टीम्स थी, कितनी कंट्रीज थी, बी के साथ कितनी कंट्रीज थी, तो उसको कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए इसकी क्रोनोलॉजी। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना कोई मेजर नहीं है। अब रही बात इंडियन की, अब इंडियन का मैंने आपको कल भी बताया था, इंडियन हमारी डिवाइड होती है 3 में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा, सेकंड वन आपका ये रहेगा, एंड थर्ड वन आपका ये रहेगा। क्यों? अब मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर आपको पता है कि आफ्टर 1857 हुआ था, क्योंकि जब 1857 लड़ाई हुई थी तो 1858 में क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद कई चार्टर एक्ट आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा वास्ट रहता है। आज की जो हमारी पॉलिटी है या आज भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आफ्टर मॉडर्न इंडिया से काफ़ी इंस्पायर्ड है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देने की ज़रूरत है। देन सेकेंड वन, जिसमें हमारा ऋग्वेदिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो सेकेंड में। और मेडिवल इंडिया जस्ट थर्ड में रहती है कि फॉर एग्जांपल फतेहाबाद जो है वो किसके नाम पे पड़ा था, तो फिरोज शाह तुगलक के नाम पे फतेहाबाद पड़ा। तुगलक डायनेस्टी कब आई थी हमारी? तुगलक डायनेस्टी आई थी लोधी डायनेस्टी से पहले। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो फर्स्ट वन इज जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके लिए आपको बुक रेकमेंड करनी है रामशरण शर्मा की, सबसे मेजर। सेकंड, मेडिवल में आपको बुक रेकमेंड करनी है सतीश चंद्रा की, वो एक ही बुक है, आपको इजीली मिल जाएंगी। एंड जो थर्ड वन है बिपिन चंद्रा, इसमें आपको बुक, एक तो बिपिन चंद्रा की 2 बुक्स हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको ये 2 परचेज करनी है। फिलहाल के लिए मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, पर ये नहीं है कि सिर्फ ये रिकमेंड कर दी और यही पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हिस्ट्री के लिए आपको एशियन के लिए रामशरण शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की 2 बुक्स, इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये रहेगा हमारा हिस्ट्री का। अंडरस्टूड? तो हिस्ट्री के बाद जो सबसे सेकंड मेजर टॉपिक आता है वो होता है पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या करें? पॉलिटी जितना टफ है, जितना हमें लगता है सुनने में कि पॉलिटी टफ है या कुछ है, उतना ही आप पॉलिटी को जितना सीक्वेंस में और जितना लॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे उतना सिंपल रहेगा। पॉलिटी में मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ एम लक्ष्मीकांत। सिर्फ एम लक्ष्मीकांत आपने ऑथर लेना है
उसके बाद आपने इसकी 2 बुक्स आती हैं, एक नॉलेज बुक आती है जिसमें आपको हर आर्टिकल एक सीक्वेंस के हिसाब से, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल और पार्ट दिए हुए हैं उसके हिसाब से एक एक चैप्टर है। उसके बाद इसी की एक सेकंड बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें एमसीक्यूज रहते हैं। ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए रहती है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बुक लेनी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप दोनों बुक्स अभी लें। जब हम पॉलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊँगा देन आप उसके साथ ये नॉलेज बुक से रिकमेंड कर सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी। तो फिलहाल के लिए आप पॉलिटी को सिर्फ एम लक्ष्मीकांत के साथ ही चलें। जो बुक्स हैं ये नहीं है कि 100% सोर्स यही है, फिलहाल बुक्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये आपसे अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूछ सकते हैं, यूएसए में रेनफॉल ज़्यादा क्यों नहीं है वो पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत वास्ट है। तो इसको सबसे पहले कंसीडर करने के लिए आपको एक बेसिक बुक आती है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि जो लियोंग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लें, इसमें आपको बेसिक क्लियर होगा कि क्लाइमेट क्या होता है, जो हमारी जिसको हम कहते हैं कि मॉनसून आता है। अब मॉनसून क्यों आता है, साउथ वेस्ट विंड रहती हैं, क्या रहता है। तो एक हमारा, जैसे मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि मॉनसून कैसे आता है, जो हमारा मेडिटेरियन सी है, ये हमारा इंडिया है, ये मेडिटेरियन सी है, देन ये अरेबियन सी है। यहाँ से गर्म हवाएं आती हैं, इधर जाती हैं, इधर से ये इधर जाती हैं हमारी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। तो जो यहाँ पे अपना नॉर्थ वेस्टर्न में आती है, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो मॉनसून आता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हमारी रहती है ऐसे ही। ये बेसिकली क्लाइमेट में रहता है कि रेनफॉल क्यों ज़्यादा होती है, कैसे होती है, क्या रीज़न रहता है। अब रेनफॉल क्यों होती है, टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं कि पानी ही पानी है ऊपर, तो क्या रहता है, जो हमारा समुंदर है, ये इवेपोरेशन और क्लाइमेट का हमने पढ़ा होगा कि जब हीट बढ़ती है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे जब रेडिएशन आ रही है तो यहाँ से वेव उठती हैं ऊपर। अब जब ये वेव उठती हैं तो ये वेव जाती हैं बादलों में, जो हमारे यहाँ क्लाउड्स हैं। क्यों, जब वेव उठी हैं, अब सिंपल है कि वेव कहाँ से जाती हैं, कहाँ से जाती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव होंगी ना। ये जहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो ये इवेपोरेट होकर ऊपर जाएंगी। अब ये क्लाउड आपके मूव होते हैं, जब आगे हिमालय आ जाता है तो इनके आगे रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, देन ये फ्लो करते हैं। ये अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको बेसिक बता रहा हूँ। जैसे आपको रेन का पता लग गया बेसिक क्या है, तो इसके बाद जब लेट सपोज उन्होंने आपसे यूएस का पूछा, तो आपको यूएस का एक बेसिक क्लियर रहेगा कि टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर कम रहने से लो हाई प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट, बेसिकली जो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट होता है, तो मे बी वन ऑफ द रीज़न है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होने का। तो ये आपकी क्लैरिटी होगी सारी जो लियोंग बुक से। इसको रिकमेंड करें। माजिद हुसैन ऑथर हैं, एक बहुत बढ़िया, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी इनके पास है बुक्स, इनकी बुक्स बहुत हैं, आप वो रिकमेंड कर सकते हैं आपने। आफ्टर रीडिंग दिस ये आपको बेसिक बताएगा। जैसे माजिद हुसैन में आपको नॉलेज बुक में एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, वो ये बताएगा। उसके बाद माजिद हुसैन आपको एक बेसिक चैप्टर के बारे में ब्रीफ नॉलेज देगा। उसके बाद जो थर्ड चीज़ मेजर है वो है मैप्स। ज्योग्राफी में आपको मैप्स पता होने चाहिए कि कौन सा सी किस कंट्री के साथ लिंक्ड है, कहाँ से कौन सी वाटर बाउंड्रीज जा रही हैं। सेकेंडली, लेक किस सी के साथ जुड़ी हुई है, कौन से माउंटेन या कौन से माउंटेन के साथ कौन सा ग्लेशियर कनेक्टेड है। तो ये सब आपको ज्योग्राफी में कवर करना पड़ेगा। ये बेसिक्स हैं, ये आपको वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों में आएगा। बेसिकली इंडिया में तो आपको पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी में सबसे मेजर है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो है एक तो आपको इंडिया के डैम्स बताऊँ। डैम्स फर्स्ट ऑफ ऑल किस स्टेट में है, किस रिवर पे हैं, ये दो चीज़ें। दूसरी, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कितनी हैं, ये भी स्टेट वाइज और एनिमल वाइज, कौन से एनिमल की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। थर्ड होता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है इंडिया की, क्या होता है रामसर कन्वेंशन, कौन इसको देता है।
ये मेजर पॉइंट्स आपको ज्योग्राफी में ये टिप्स पे होने चाहिए। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनमें कोई आपको ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ये चीज़ें। इसके बाद ज्योग्राफी में और जो पहले पूछ लेते थे कि नेशनल हाईवे 7 जो है वो कहाँ से कनेक्ट करता है, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, या कोई आज के में नई चीज़ चल रही होगी, जैसे J&K में सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, रेल ब्रिज, जो कि बन रहा है चिनाब रिवर के ऊपर। उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कितनी हाइट पे, क्या सिस्टम यूज़ हो रहा है, स्टील का ब्रिज बन रहा है, कैसे बन रहा है, एलिवेटेड रहेगा, कैंटिलीवर टाइप रहेगा, पिलर टाइप रहेगा, सस्पेंशन ब्रिज है, वो सब आपको बेसिक पता होने चाहिए। वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्योग्राफी में आपको मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है, मैप्स, डैम्स, नेशनल पार्क, रामसर कन्वेंशन, ये आपको 4 चीज़ें तो टिप्स पे होनी चाहिए। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऊपर वालों में ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में किसी चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। देन थर्ड आती है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक पर्सनल राय दूं तो आप रमेश सिंह की बुक रिकमेंड करें। इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो इको, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें फोकस जो देने की ज़रूरत है वो इस पे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके GS मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। अब इसमें ज़्यादा अभी डीप में नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल और इकोनॉमिक्स में क्या रहता है कि GDP, NDP, GNP, NNP, टैक्सेस, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये बेसिक नॉलेज बड़ी सिंपल रहती है, ये हम एक दिन में कवर कर सकते हैं। ये हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो रमेश सिंह के चैप्टर 1 और 2 में आपको बेसिक में सब दिया हुआ है, तो आप ये बुक्स इकोनॉमिक्स के लिए रिकमेंड करें। देन आर्ट एंड कल्चर आता है, नितिन सिंघानिया साहब, इसके बारे में भी हम थोड़ा डीप में करेंगे नॉलेज। अब जो लास्ट में हमारा रहता है वो रहता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हमारे नितिन सिंघानिया साहब की एक बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप वो रिकमेंड करें। ये 100% आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, और मैं प्रैक्टिकली बताऊं 100% कोई इसको नहीं रट सकता, ये रटने वाला टॉपिक है। इसमें रटने वाले टॉपिक का मतलब क्या है कि इसमें आपसे क्या पूछते हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या है। आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये तो है नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बेसिकली आपका हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक। हिस्ट्री का मतलब है कि मुगल्स में पेंटिंग कौन सी होती थी, केव्स किसने बनाई हैं, भीमबेटका केव्स हैं, अजंता केव्स है, अलोरा केव्स हैं, केव्स किसने बनाई हैं, अंदर कौन सी पेंटिंग रहती है, पेंटिंग कितने टाइप की होती है, मुराल पेंटिंग क्या होती है जो हम दीवार के ऊपर करते हैं, जो हमारे जहांगीर साहब सबसे बढ़िया पेंटर माने जाते हैं मुगल में। ये मुराल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग होती है जिसको मुराल पेंटिंग कहते हैं। प्रेजेंट में आप बात कर लो तो फोक डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, इनकी स्टेट्स पूछ सकते हैं, ड्रेस पूछ सकते हैं, मेल और फीमेल में कौन करता है ये पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, इसमें इतना आप रट सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी स्टेट के हैं, यूपी का जो फोक डांस है वो कथक है। अब ऐसी अगर आप कहीं बॉलीवुड की फिल्म से आपको इंस्पायर्ड हैं, जैसे तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है, तो आपको अगर वैसे कोई अच्छी नॉलेज है तो आप ये बड़ा अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप थ्योरेटिकली नॉलेज रखते हैं पिक्चर देखते हुए भी, यूपी में कथक होता है और आंध्र प्रदेश में कथकली होता है, तो ऐसे ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें इतना आप थ्योरेटिकली है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एज सच बुक पे जो लिखा हुआ है वही पूछा जाएगा, या फिर इसमें मैच द टेबल्स आ जाएंगी कि 1 2 3 4 दिया हुआ है ABCD, तो इसमें ये डांस दे दिया, स्टेट दे दी कि ये इसका कौन सा, इसका कौन सा, इसका कौन सा, ये तो इस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ना है और कुछ नहीं करना। या तो और थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो है एनवायरनमेंट साइंस एंड इकोलॉजी। इसमें मैं आपको टोटली रिकमेंड करूंगा आप NCERT पढ़ें। अगर आपने दूसरी कोई बुक पढ़ी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे,
और आप भूल जाएंगे ना। आपका ये हो जाएगा कि ये आपका माइंड है, आप जितना पढ़ रहे हैं आपको गेन हो रहा है। आपने फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे पढ़ा, आपको सारा गेन हो रहा है, पर शाम रात के 10 बजे तक आप या तो सारा भूल जाएंगे जो आपने पढ़ा, या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसका ये था उसका ये था। आप सेम डे भी वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। तो बेटर आप इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ें। फिर भी जब हम ये टॉपिक करेंगे, जब डिस्कस करेंगे हम ये चीज़ें, तो मैं आपको इनकी पर्सनल एक बुक या अपने नोट्स शेयर करूँगा ताकि आप उसके थ्रू ये पढ़ सकें। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें। इसकी एनसीईआरटी के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। और एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई हैं, यूपीएससी भी अमूमन आपसे वही चीज़ें पूछता है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एनसीईआरटी आप रेफ़र करें, ठीक है। तो ये हमारी जो मेजर बुक्स हैं जो मैंने तो ठीक है। तो अभी हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में, हमने बुक्स के बारे में सारा डिस्कस कर लिया है। ये मैं आपको लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको एक सिंपल एक्सेल फाइल में भी बुक्स की सारी जो मैंने दी हुई हैं आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए कि क्या नोट करना है क्या नहीं करना, डजंट टू वरी। सो इसके बाद जो मैं एक पर्सनली आपको राय देना चाहता हूँ कि ये बुक्स होने के बाद, ये आपका 100% आप करने के बाद भी, जब ये बुक्स पढ़ चुके होंगे तो भी आप कोई प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको 100% क्लियर नहीं रहेगा कि यार मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा। तो थिंग्स टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इन सब के रिलेटेड ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम से कम 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने खरीदने हैं। 5 साल के प्रीवियस पेपर, या फिर यूपीएससी में भी 1 साल या 2 साल के पीछे मिल जाते हैं। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदने हैं आपने। इसको अमूमन कई बुक्स ऐसी आती हैं जैसे हरिहंस की या कुछ, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको दिए होते हैं, आपने वो लेनी है। सब्जेक्ट वाइज 5 ईयर क्वेश्चन पेपर लेने, जिसमें 1990 5 साल के लगा लो आप, 2016 से 2016 में जियोग्राफी के सबसे स्टार्टिंग में दिए होंगे, देन हिस्ट्री के, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो आप उसमें जो 5 सालों में आप सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो सबसे पहले आपने जिस सब्जेक्ट की हम शुरू करेंगे कोचिंग, आपने उसी के 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं कि उसमें क्या ट्रेंड आया है, यूपीएससी किस लेवल पे पूछ रही है, क्या पूछना चाहती है, वो क्या चाहती है कि आप क्या पढ़ें। अब एक फॉर एग्जांपल 10 पेजों का एक चैप्टर है पर उसमें एक लाइन ही पूछनी है उन्होंने, तो वो हमें इससे पता लगेगा 5 साल के क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट वाइज। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एनसीईआरटी आपको लेनी है 9th से लेके 12th क्लास तक की मैंडेटरी, हर सब्जेक्ट की, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर आपका हिस्ट्री में ही रहता है, और एनवायरनमेंट साइंस की, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की एक साइंस में ही रहता है, जो इन बिटवीन 3-4 चैप्टर रहते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो जो 9th के बायो रहती है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कवर करती है। थर्ड थिंग, एक आती है लूसेंट की जीके, लूसेंट जनरल नॉलेज। ये बुक आपको खरीदनी ही खरीदनी है। सबसे पहले जो भी आप इनमें बुक्स पढ़ेंगे, लूसेंट की बुक में आपको बेसिक चीज़ें सब में दी होंगी, ओवरव्यू जिसको कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं बेसिकली। और कई क्वेश्चन मैंने खुद देखा है कि लूसेंट जीके से डायरेक्ट आए हुए हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये लेनी है और ये पढ़नी ही पढ़नी है। हम जो भी टॉपिक स्टार्टिंग हिस्ट्री से करेंगे तो हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तो हमें लूसेंट में भी वो टॉपिक पढ़ने हैं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट क्या कह रहा है। और इवन आप जो 5 ईयर पेपर देखेंगे उसमें भी कई क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री के भी, इकोनॉमिक्स के भी एंड ज्योग्राफी के भी। अंडरस्टूड। इसके बाद एक इंडियन ईयर बुक आती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है लास्ट ईयर की। ये भी आपका बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। इसमें आपका सारा कुछ कवर रहता है, हिस्ट्री कवर रहती है, पॉलिटी रहती है, इकोनॉमिक्स रहती है, एनवायरनमेंट रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट साइंस रहती है।
जो मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं एनसीईआरटी की, आपको ईयर बुक में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगी, ये पढ़नी ही पढ़नी है इंडियन ईयर बुक। मैं आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा, ये जस्ट एक आपका पार्ट होगा प्रिपरेशन का, इंडियन ईयर बुक। आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ हम एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में काम कर रहे हैं। इंडियन ईयर बुक आ गई, उसके अलावा आप ऑनलाइन, अब रही बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपने एक न्यूज़पेपर डेली, अगर मैगजीन पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आज के डेट में बहुत अच्छी मोबाइल ऐप्स आई हैं, जैसे इनसाइट है, PIV है। अब यहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जस्ट यहाँ से, और कुछ नहीं करना। इवन आपकी ईयर बुक में भी करंट अफेयर कई दिए होंगे जो UPSC पूछ सकता है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान देनी है साथ साथ इन चीज़ों के। ये सब टॉपिक आपके कवर हो गए हैं, इन 5 चीज़ों में आपने कवर करनी है। और जस्ट लेक्चर जो मैं आपके लूँगा, ये 3 चीज़ें जब आप करेंगे तो आप प्रीलिम्स में आई कैन गारंटी आपकी 100+ मार्क्स स्कोर कर चुके होंगे। एक अभी थोड़ा हम जब आगे करेंगे तो एक आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है प्रीलिम्स का, वो मैं मॉक टेस्ट आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको किस का ज्वाइन करना चाहिए, पर एक मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अमूमन क्या होता है, हम प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, प्रिपेयर करते हैं तो जब मॉक टेस्ट की बारी आती है तो हम 40 मार्क्स भी नहीं ले पाते, और 100 तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तो आपको टिक करना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 50 भी क्लियर करना है, तो 50 में भी आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप 100% ओके कह सकते हैं उसको, इधर 5 और 10 में भी। तो आपको हर एक क्वेश्चन में 1 और 2% डाउट रहेगा ही रहेगा। तो वो जो डाउट रहता है वो आपका मॉक टेस्ट क्लियर करेगा कि आपको किस तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं है कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे ABCD दे दिया और हमें सोचना है नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, A है, B है, C है, D है। उसमें हम ऐसे ही ज्ञान अपना चलाएंगे कि नहीं यार ये लाइन लग रही थी, है ये लग रहा है, ये लग रहा है। हमें ये नहीं करना, हमें इसमें क्या नहीं है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो नहीं हो सकता, उसकी बात करनी है कि यार ये तो इसमें एक लाइन ऐसी आ गई कि अकबर की बात हो रही है और जहांगीर के टाइम का कुछ आ गया, मुराल पेंटिंग आ गई लेटेस्ट सपोज, और बात अकबर की हो रही है, तो ये तो यार बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरह सोल्व करने हैं कि यार ये भी नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि औरंगजेब आपका 1707 में मरा था, ये बात हो रही है 1650 की, तो ये भी नहीं लगता। तो इस तरह आपको दो में जब डाउट रह जाएगा फिर आप सोच सकते हैं कि यार क्या हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन नहीं आती तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। ये जो चीज़ें अप्रोच आपकी मॉक टेस्ट सोल्व करेगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आप ये फॉर एग्जांपल 100% आपने पढ़ लिया पर आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार कैसे करना है क्या करना है, वो ये मॉक टेस्ट आपका निकालेगा आपके अंदर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ये बड़ा ध्यान से सुना होगा। और इसी के साथ अब हमारा अमूमन जो ब्रीफ रहता है इंट्रोडक्शन का, सिलेबस का, एलिजिबिलिटी का, एग्ज़ाम पैटर्न का, वो ख़त्म हुआ। अभी जस्ट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको सभी एक्सेल फाइल दिखा के आपको लिंक शेयर करूँगा ताकि आप वो शुरू कर चुके हों, और इसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी फर्स्ट सभ्यता इंडिया में मतलब मिली है। सभ्यता, हम सिविलाइजेशन उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ मैन मिले हैं, कि लोग यहाँ पे पहले कोई प्रजाति रहती थी, चाहे वो इंसान हो जानवर हो, और वो किस वे में रहती थी, कैसे उन्होंने अपने आप को, उस टाइम तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं कि गए नौकरी की सैलरी आ गई या आपकी चक्कियाँ लगी हैं, आटा अनाज उग रहा, कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने कैसे अपना सर्वाइवल किया, कैसे अपने आप को लेके आए। अब इसमें बहुत बड़ा कि डायनासोर कई साल पहले इतने बड़े हुआ करते थे कि उनको ख़त्म करना मुश्किल था, वो ख़त्म हो चुके हैं आज के डेट में। पर इंसान उससे पहले कैसे और इंसान आज भी हैं, तो कैसे उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, क्या उन्होंने किस तरह वेदर के साथ डील किया, अपने शरीर के साथ डील किया, तो ये हम चीज़ें हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।